इंडियन लीगल सिस्टम ने आपको समय समय पर क्रॉस एग्जामिनेशन की वे सब विधाएं और वे सब गहराइयां दिखाई हैं जो किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में संभव हो सकती हैं। आज हम आपको एक अन्य अनछुआ पहलू दिखाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है कि सवाल क्या पूछें और दूसरा भाग होता है कि सवाल कैसे पूछें। सवाल क्या पूछें, इस पर हमारी अनगिनत वीडियोस आपने देखी हुई हैं और वे सब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें सर्च करेंगे तो वे वहां मिल जाएंगी। अब सवाल है कि गवाह से सवाल कैसे पूछे जाएं, उसकी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, वही हम आज आपको बताने वाले हैं कि पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन का नक्शा, साइट मैप कैसे बनाया जाता है, उसमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है और उससे अगले कदम पर क्या पूछा जाता है, और धीरे धीरे करके किन किन स्टेप्स को पूरा करते हुए मुख्य क्रॉस एग्जामिनेशन को कैसे कंप्लीट किया जाता है। यही क्रॉस का नक्शा बनाने की कला आज हम सीखने वाले हैं। क्रॉस की शक्ति प्रवाह से आती है, आक्रोश से नहीं आती। हमने कभी नहीं कहा कि आप आक्रोशित होकर गुस्सा हो जाएं और गवाह के साथ मारपीट पर उतर जाएं। क्रॉस एग्जामिनेशन की परतें होती हैं और वे गवाह की परतें नहीं होती, बल्कि जो डिफेंस काउंसिल होते हैं उनकी रणनीति की परतें होती हैं। डिफेंस काउंसिल की अपनी रणनीति होती है और उसकी परतें होती हैं। उद्देश्य यह है कि अदालत को शुरुआत से लेकर अंत तक एक शांत, सीधा साधा और डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टेड कहानी दिखाई दे। शुरू में घटना पर नहीं जाते हैं। इससे यदि गवाह ने कुछ एडमिशन करवा दिया तो वह आरोपी के लिए बुरा हो सकता है। गवाह को सामान्य न्यूट्रल प्रश्नों से यस नो वाली सीरीज के घेरे में लेकर आते हैं और जब मुख्य क्रॉस शुरू करते हैं तभी घटना से जुड़े हुए कॉन्ट्राडिक्शंस पर हमला किया जाता है। यही वह जाल है जिसमें विटनेस अपने ही उत्तरों से बन जाता है। तो ये विभिन्न लेयर्स जो हैं, जिनको हम परत दर परत खोलते हुए चले जाते हैं, ये अनेक हैं। हम आपको इनका नाम बताएंगे और इनकी बाबत पूरी डिटेल्स बताएंगे। पहली परत होती है पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि की परत हमेशा न्यूट्रल फैक्ट से शुरू होती है। आज की तारीख क्या है, आपके शहर का सरकारी अस्पताल किस इलाके में है, थाने में शिकायत कहां लिखी जाती है। ये सवाल किसी घटना को कंफर्म नहीं करते, लेकिन गवाह की सामान्य जानकारी को पूछते हैं। एक बार हमने एक बच्चे से पूछा था लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और राजा जनक कौन थे, क्योंकि उस बच्चे का कहना था कि उसने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की हुई है और हम कहना चाहते थे कि नहीं, इसने कुछ भी पूरा नहीं किया हुआ है। ये सवाल किसी घटना को कंफर्म नहीं करते, लेकिन गवाह को एक काम से रिदम में ला देते हैं। इसी पुल से होते हुए आप अगले लेयर आइडेंटिटी पर चले जाते हैं। कभी भी आरोप को लेकर बैकग्राउंड के सवाल ना पूछे जाएं, लेकिन बैकग्राउंड को पूछें जरूर। बैकग्राउंड के बाद अगली परत आती है आइडेंटिटी या पहचान की। इसमें भी आप आरोप के साथ लिंक नहीं जोड़ते हैं। नाम, पता, ऑक्यूपेशन और उसकी सामाजिक भूमिका, उसकी हैसियत या इन्हीं जैसी सामान्य जानकारियों को क्लोज्ड एंडेड सवालों से जुटाते रहते हैं और जुटाकर उनको लॉक कर देते हैं। इससे रिकॉर्ड पर गवाह का एक प्रोफाइल बनता चला जाता है, बिना प्रोसिक्यूशन की टाइमलाइन को सपोर्ट किए हुए या बिना उसको छेड़े हुए ये बनता चला जाता है। यही प्रवाह न्यूट्रल तरीके से रिलेशनशिप की ओर चला जाता है, जहां आप गवाह की नेटवर्क लेवल जानकारियां पढ़ते हैं। पड़ोस में कौन रहता है, CAW सेल, NGO, पुलिस, अस्पताल, इन सब के परिचय पर उससे सवाल पूछे जाते हैं, पर अभी भी आरोप के नजदीक नहीं जाया जाता। इससे मोटिव की जमीन तैयार होती है, पर इसमें आरोपित घटना से मामूली दूरी बनाकर रखी जाती है, लेकिन दिशा घटना वाली ही होती है। इसके बाद अगली लेयर आती है कंडक्ट की या गवाह के आचरण की। आचरण की परत SOP नॉलेज पर आधारित होती है, न कि घटना की टाइमलाइन पर। सवाल होते हैं, आपने सबसे पहले किसको फोन किया था, शिकायत दर्ज करवाने गए थे तो वहां कौन बैठा हुआ था, कहां बैठा हुआ था, आपने उस पुलिस वाले को क्या बताया था। ऐसी इमरजेंसी में भी आप शिकायत को टाइप करवाने के लिए टाइप की दुकान ढूंढ रहे थे। ये इंसिडेंट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आगे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से इनके और प्रोसिक्यूशन स्टोरी के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा किया जाता है, जो धीरे धीरे गवाह की गवाही में आ रहा है, बिना कोई बहुत गहरा यत्न किए हुए, सिर्फ रणनीति बनाकर।
और यहां के बाद अगली लेयर शुरू होती है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की, दस्तावेजी साक्ष्य की। यह संभवतः सबसे मजबूत परतों में से एक होती है। इस लेयर पर पहुंचकर आप सबसे पहले फॉर्म्स और प्रोसेसेस को कंफर्म करते हैं। FIR, MLC, बयान 161 में किस ऑफिसर के हस्ताक्षर हुए थे, क्या आपने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे, किस ऑफिसर की सील लगी हुई थी, यह सील कितनी बड़ी होती है, किस चीज की बनी हुई होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद सेक्शन 94 BNSS, जो पुराना 91 CRPC होता था, यदि उसके तहत कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं, ताकि यह साफ हो जाए कि पॉकेट फोटोकॉपी लीगल प्रूफ नहीं होता। अब यहां से वेरीफाएबल माइक्रो क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। अगली लेयर आती है मोटिव की, या अपराधी के द्वारा अपराध करने की प्रेरणा की, कि उसने कथित अपराध क्यों किया। मोटिव का सवाल तभी उठता है जब न्यूट्रल एडमिशन रिकॉर्ड पर आ चुके हों। अब इंटरेस्ट, एनिमोसिटी, प्रेशर, इन जैसी बातें नेचुरल फिट की तरह से लगती हैं। अब ये बेयर एलिगेशन नहीं लगते। आपके क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रवाह कोर्ट को यह दिखाए कि मोटिव किसी कहानी का रंग नहीं है, बल्कि दस्तावेज के द्वारा समर्थ किया गया व्यवहार है, उस व्यवहार का नतीजा है। पुरानी दुश्मनी को लेकर सवाल पूछिए, उधार लेकर ना लौटाई गई रकम के बारे में पूछिए, नाकाम प्रेम संबंध का पूछिए और मोटिव को छान कर देखिए। वह आपके केस के अनुसार होगा। केस के अनुसार ही आपको यह तय करना होगा कि हम उस उत्तर को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं। और इन सब को मिलाकर, क्योंकि योजना आपको पहले बना लेनी है, इन सब को मिलाकर आपको, यदि आप मोटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट वाली तस्वीर, और यदि आप उसको अपोज करना चाहते हैं तो अपोज करने वाली तस्वीर आपको बनानी होगी। इसके बाद आपका मुख्य क्रॉस एग्जामिनेशन आता है। यही आधार लेकर आप कथित घटना के मुख्य क्रॉस एग्जामिनेशन पर पहुंचते हो। यही घटना से जुड़े हुए सवाल उठाए जाते हैं और उठते हैं तो सीधे कानून की परिधि में उठते हैं। सेक्शन 148 BSA, जो पहले 145 एविडेंस एक्ट होता था, उसके तहत प्रीवियस स्टेटमेंट्स पर कन्फ्रंटेशन किए जाते हैं। सेक्शन 162 BSA, जो सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट हुआ करता था, वहां से मेमोरी रिफ्रेश की जाती है। और सेक्शन 181 BNSS, जो पहले 162 CRPC हुआ करता था, उसके तहत यह जांचिए कि पुलिस स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल केवल कॉन्ट्राडिक्शन पर्पस के लिए होता है और आप उस कॉन्ट्राडिक्शन को जांचिए। सब्सटेंटिव प्रूफ इनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो यदि किसी चीज को आप थोड़ा बहुत छोड़ भी देंगे तो वह आपके खिलाफ नहीं पढ़ी जा सकेगी। यही वे कानूनी सीमाएं हैं जो प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव को खुद रिकॉर्ड पर लाकर उनको कोलैप्स कर देती हैं। और सबसे अंतिम परत होती है लीगल इन्फॉर्मेटिव्स की, कानून की जो कमियां रह गई हैं उनकी। अब ओमिशंस को देखिए, हियरसे एविडेंस को देखिए, चेन ऑफ कस्टडी में क्या कमियां रह गई हैं उसको देखिए, TIP के डिफेक्ट्स को देखिए, मेडिकल फोरेंसिक गैप्स को देखिए, जुरिसडिक्शन को देखिए, प्रोसीजर के डिफेक्ट्स को देखिए, और इन सब को एक लाइन में लगाकर पहले तो इनको क्रमबद्ध कर लें, और जब क्रमबद्ध हो जाए तब आप गवाह से पूछें। आपने देखा होगा 498A के केसेस में सभी माता पिता कहते हैं कि मेरी बेटी के ऊपर, यानी कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के ऊपर बहुत प्रताड़ना की गई है। ऐसे में उनसे यदि एक सवाल पूछ लिया जाए कि क्या यह सब आपकी आंखों के सामने हुआ था, आपके कानों के द्वारा इसको सुना गया था, तो वे मना कर देते हैं। यानी कि जो भी वो बता रहे हैं 161 में या कोर्ट के रिकॉर्ड पर या जहां कहीं भी वो बता रहे हैं, वह सब का सब हियरसे एविडेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि इस भाग में आते हुए आपको सेक्शन 311 CRPC, जो अब नया कानून के तहत सेक्शन 348 BNSS हो गया है, उसके तहत आप किसी को समन या रिकॉल करवाने की एप्लीकेशन भी लगानी पड़े। परंतु ये ध्यान रहे कि ये एप्लीकेशंस केवल कोर्ट के द्वारा जस्ट डिसीजन करने के लिए होती हैं, प्रोसिक्यूशन के डिफेंस में रह गई कभी को पूरा करने के लिए नहीं होती, डिफेंस को कोई अतिरिक्त बेनिफिट देने के लिए भी नहीं होती। तो यदि प्रोसिक्यूशन लगाए तो आप उसको अपोज करिए, और यदि आप डिफेंस की तरफ से इसको लगाना चाहते हैं तो तमाम सीमाओं और लिमिटेशंस को जानते हुए लगाइए। जो सीक्वेंस हमने आपको आज की वीडियो में बताई है, इसका लाभ यह रहता है कि गवाह आपके स्क्रिप्ट पर चलता है।
पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में आप उसको किसी एंगल से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गवाह के ऊपर डिफेंस काउंसिल का नियंत्रण कितना है, कितनी गहराई तक है। यदि गवाह आपके नियंत्रण में है और आपकी बनाई हुई स्क्रिप्ट पर चल रहा है तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। यहां भी हम यही करना चाहते हैं कि गवाह हमारी स्क्रिप्ट पर चले और प्रोसिक्यूशन उसको कभी भी सैल्वेज ना कर पाए, कभी भी उसको उद्धार ना कर पाए उसका। आपके जो प्रश्न हैं जिनको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं वो यहां इसी कोर्ट तक ही लिमिटेड नहीं होते, वे इसके आगे अपीलेट कोर्ट में भी पढ़े जाते हैं। वहां भी आपकी अप्रोच, आपकी रीजनिंग को स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है और आपने देखा होगा कई बार ट्रायल कोर्ट में पूछे गए एक सवाल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है, क्योंकि वे सभी के सभी क्रॉस एग्जामिनेशन किसी योजना के तहत बनाए गए होते हैं। वकील साहब ने बहुत चतुराई से एक तर्कों का जाल बिछाया था जिसमें गवाह आकर फंस जाता है, दम तोड़ देता है। यही वह लेयर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है जो अदालत में डिफेंस का सबसे घातक हथियार बनती है और इसका थीम बन जाता है परसुएशन विदाउट ड्रामा। कोई नाटक नहीं, लेकिन अपना उद्देश्य पूरा किया। यही इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा करता है कि गवाह को हर मौके पर, हर बिंदु पर तोड़ता है, हर तरीके से तोड़ता है। वो प्रोसीजर में तोड़ता है, सब्सटेंस में तोड़ता है। हमारा गवाह कभी साबुत वापस नहीं जाता। अब हम अपने व्यूअर्स का आह्वान करते हैं, इंडियन लीगल सिस्टम लीड्स बट इट डज नॉट लेक्चर। हमारा कहना है कि डॉक्यूमेंट पहले आए और उसका इन्फरेंस उसके बाद में आए। उसमें से क्या नतीजा निकलता है यह बाद में देखा जाएगा। वहीं हम आपको कंसल्टेशन में भी कहते हैं कि अपने हर सवाल को कोर्ट फाइल के प्रोसिक्यूशन मटेरियल के साथ तालमेल में रखिए। कभी उससे बाहर जाकर मत पूछिए कि आरोपी की बुआ का लड़का लड़की के मामा के फूफे के चाचा के साथ दुश्मनी रखता था तो ये दोनों भी आपस में फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, इतना दूर का नहीं। जो रिकॉर्ड से कंफर्म हो, जो रिकॉर्ड से वेरीफाई हो, जो रिकॉर्ड से फॉल्सिफाई हो, उसके ऊपर आप सवाल पूछिए। यही हम आपको हमेशा कहते हैं कि यदि आपको इंडियन लीगल सिस्टम के साथ चलना और जीतना है तो इंडियन लीगल सिस्टम के अनुसार कदम बढ़ाने होंगे। विजयश्री को धारण करना होगा। गवाह की कानूनी फजीहत करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आपका अधिकार है, तो उसको कानूनी रूप से मारकर ही कोर्ट से वापस भेजिए। चाहे वह कोई भी तोरमखा गवाह हो, उसकी फजीहत तो कर ही दीजिए ताकि वह झूठ ना बोल सके। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।